यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट आपने इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे Node.js आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो Node.js इंस्टॉल करने के लिए आपके पास, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ो, आपके पास होगा नहीं, तो आपने डायरेक्ट गूगल पे जाना है। यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ Node.js, ठीक है। तो Node.js जैसे ही आप सर्च करोगे आपको Node.js मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड करना है। Node.js के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे पहली लिंक के ऊपर, और आपके पास यहाँ पे आएगा गेट Node.js, ठीक है। आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है विंडोज़ इंस्टॉलर। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से आप इंस्टॉल करोगे। विंडोज़ है तो विंडोज़, नहीं तो फिर आपने दूसरा करना है। तो यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर आ रहा है, आप यहाँ पे इसके क्लिक करोगे तो ये आपके पास MSI फाइल है, आपके पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए Node.js का, पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो सिस्टम आपके पास है, जो आप लैब में बैठे हो, यहाँ पे Node.js का 16 वर्जन होता है यहाँ पे ना, उसको अपडेट करना पड़ता है, वरना एरर आता है, आपके पास चलती ही नहीं है एप्लीकेशन। इंस्टॉल हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने Node.js इंस्टॉल करना है, और Node.js का आपने 16 वर्जन आपने यहाँ पे इससे अब लेना है, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन ही आपके पास मिलेगा, तो वो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स थे जावास्क्रिप्ट के, जो लेट आया वो लिख ले अपने पास, इसको आपने रिव्यू कर लेना है अपने पास। जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी हुई, ट्राई करना कि समझ आ जाए कुछ टॉपिक्स। जब हम क्लास में करेंगे आगे अगले सेशन में, तो ये आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल में नहीं बता रहूँगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की सेशन जो थे वो हो चुके हैं, तो जो होगा मैं बता दूंगा। बाकी जो है ये आपने टॉपिक्स लिख लेना, ठीक है। तो Node.js का लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड करना है, ये आपका डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, सही है। तो रिएक्ट हमारे पास मालूम होगा आप लोग को, रिएक्ट आप लोग ट्रेनिंग लेने आया, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा रिएक्ट है क्या। हाँ भाई, कुछ आइडिया है किसी को भी, थोड़ा सा भी? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, हाँ। और कोई आइडिया है? फेसबुक ने बनाया, और वन पेज वेबसाइट, ठीक है। तो रिएक्ट हमारे पास जो है वो कहलाती है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। सिंगल पेज यानी वन पेज आपका। अब वन पेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पेज होता है HTML का, वो सिर्फ एक ही पेज होता है, और जिसके ऊपर हम काम करते ही नहीं, ठीक है। हम करते हैं यहाँ पे टोटली जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे आपका जो भी होगा जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आपका काम हो रहा होगा, और ये सिंगल पेज है, तो यहाँ पे एक ही HTML की फाइल होगी जिसके अंदर हम काम नहीं करेंगे। समझा दूंगा मैं स्ट्रक्चर में कि कहाँ पे रखी हुई है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। CDN वगैरह लगाना होगा तो उसके अंदर हम लगाएंगे, बाकी हम उसको नहीं करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में काम करेंगे, सही है। तो रिएक्ट आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम जो भी डेटा रखेंगे वो इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कब दिखाना है और उसको कब नहीं दिखाना। सारा डेटा एक ही पेज में होगा, लेकिन उसको डिसाइड हम करेंगे कब दिखाना है कब नहीं दिखाना। तो एक वेब एप्लीकेशन अगर आपके पास है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट के अंदर होता है कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी है, तो बूटस्ट्रैप में आप कोड उठा के लेके आते हो और अपने पास पेज के अंदर रखते हो आप, और आप HTML में मल्टीपल पेजेस बनाते हो, index.html, contact.html, इस तरीके से मल्टीपल पेजेस बनाते हैं। वो जो पेजेस हम यहाँ पे बनाते हैं वो आपके पास होते हैं कंपोनेंट, ठीक है। आपका कहलाएगा वो पेज, आपकी नज़र में वो पेज होगा, लेकिन वो यहाँ पे होगा आपके पास क्या, कंपोनेंट, ठीक है। एक आपके पास वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आपके पास एक नैवबार आ रहा है, ठीक है। फिर आपका एक बैनर आ गया या स्लाइडर आ गया, इसके बाद आपके पास कार्ड्स आ गए मल्टीपल, फिर आपके पास यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया, ठीक है। एंड में आ गया आपके पास फुटर, इसमें आपके पास यहाँ पे लिंक्स हैं। अब ये सिंगल पेज है जो मैंने आपको बताया, वो क्या है आपके पास, कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपका अगर अबाउट का पेज है या होम पेज है, तो होम पेज आपका ये होम कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर हम यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। तो मतलब ये आपका जो कंपोनेंट है, इसके अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अब मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे, ये नैवबार जो आपके पास है ये अलग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये आपका जो स्लाइडर है ये अलग कंपोनेंट हो गया। ये आपका कार्ड का जो सेक्शन है, ठीक है, ये कार्ड का सेक्शन जो है ये अलग कंपोनेंट हो गया। इसके अंदर ये एक कार्ड है, ये अलग कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये अलग कंपोनेंट है और ये फुटर आपका अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरीके से नैवबार के अंदर आपके पास यहाँ पे लोगो आता है, लोगों के साथ यहाँ पे लिंक्स आते हैं, और लिंक्स के साथ यहाँ पे लॉगिन साइनअप का बटन आता है। तो ये जो आपके पास लोगो है ये आपका अलग कंपोनेंट होगा, ये लिंक्स अलग कंपोनेंट होगा, और ये नैवबार
आपका बटन जो है अलग कंपोनेंट होगा। होते सब कंपोनेंट्स ही हैं, हम कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट किसको बनाना है हमने अपने पेजेस के अंदर, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अब वो कैसे डिसाइड करोगे आप, दो तरीके होते हैं कंपोनेंट डिफाइन करने के। कंपोनेंट हमने कब बनाना है, कंपोनेंट बेसिकली होती है एक फाइल, अलग जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बना दोगे वो कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो जब जब आपने कंपोनेंट बनाना है आपने अलग फाइल बना दी, कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। वैसे अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको ये कंपोनेंट ही नजर आ रहा है, कोई पूछेगा तो आपने कहना है ये कंपोनेंट, ठीक है। तो अब कंपोनेंट बनाने के दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न कि आपने कोड जब लेंदी हो रहा होता है, HTML की फाइल में आपने काम किया, आप कितनी कितनी लाइनों में 700 800 उससे ज़्यादा भी चले गए होंगे जब आपने बूटस्ट्रैप पे कोड लगाए होंगे, तो आप एक पेज के अंदर काम करते हो, आपने मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखा तो वो कोड लेंदी हो जाता है। जब कोड लेंदी हो रहा होता है तब हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर सपोज कि आपने ये स्लाइडर का कंपोनेंट उठाया बूटस्ट्रैप से, ठीक है। अगर आप इसको कोड के अंदर रखोगे तो ये कोड और बड़ा हो जाएगा, इसके नीचे जब इसका कोड रखूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से ये कोड आपके पास बढ़ता जाएगा। तो आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सा कोड आपके पास ज़्यादा है लाइन ऑफ कोड, तो उसको आप अलग से एक सेपरेट फाइल में रख दोगे तो वो कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। एक ये रीज़न है कि आप जब लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाता है, आपके पास कोड ज़्यादा होगा तब आप कंपोनेंट बनाओ, मतलब अलग फाइल बनाओ, कंपोनेंट मतलब कि अलग फाइल बनाना। दूसरा कि जब आपको रीयूज़ करना हो कंपोनेंट, अब रीयूज़ क्या होता है, कंपोनेंट को दोबारा इस्तेमाल करना। जिस तरीके से आपके पास एक फाइल है, एक पेज है आपके पास, इसके अंदर नैवबार और फुटर है, ये नैवबार और फुटर आप दूसरा पेज बनाओगे उसमें भी लगाओगे, ठीक है। तो उसमें भी लगाओगे तो वहाँ पे हमने क्या करना होगा कि वहाँ पे हम ये दोबारा कोड लिखेंगे नहीं, ठीक है। दोबारा कोड नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम जो कंपोनेंट हमने बनाया हुआ है उसको हम वहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। कंपोनेंट बेसिकली आपने कुछ लाइन ऑफ कोड अलग से अलग फाइल में रख दिया, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का अगर आपने जावास्क्रिप्ट जिस चीज़ से नहीं पढ़ी तो उसको नहीं आइडिया होगा, लेकिन जिस चीज़ से पढ़ी उसको बताओ फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो होता है वो फंक्शन हम बस यहाँ पे एक नाम से कॉल कर दिया, ये पूरा का पूरा कोड जो आपका लिखा हुआ है वो वहाँ पे आ जाएगा और यूआई पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो दो रीज़न होते हैं, एक आपका कि जब आपने रीयूज़ करना हो कोई कंपोनेंट, मतलब जब कार्ड आ रही है एक कार्ड बनाऊंगा, मल्टीपल कार्ड खुद बन जाएंगे मेरे पास, मतलब बन जाएंगे ऐसे कि जब मैं इसको मैप करवाऊंगा या डिस्प्ले करवाऊंगा बार बार कॉल करूँगा तो बन जाएंगे। जो 8 लाइन का 10 लाइन का कोड है मुझे वापस नहीं लिखना है, एक वर्ड लिखूंगा कॉल हो गया, पूरा कार्ड आ जाएगा मेरे पास। दूसरा कि आपका जब कोड ज़्यादा हो रहा होता है, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा होता है, तब आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट जैसे हम इंस्टॉल करें, इंस्टॉल तो होने में टाइम लग रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, अगर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो वो कैसे चेक करेंगे, आपने जाना है यहाँ पे CMD में, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट आपने खोलना है सिस्टम का और यहाँ पे आपने लिखना है node-v। node-v जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे वर्जन आ रहा है आपके पास, कौन सा वर्जन है, 22.15, ठीक है। तो 22 ये आपका 22 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अगर होगा यहाँ पे 16 तो आपने फिर लेटेस्ट वर्जन गूगल से डाउनलोड करना है और फिर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, अगर डाउनलोड्स में रखा है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। यह इंस्टॉल हुआ है, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपके डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, आपने डबल क्लिक करना है इसको, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल ओके किया आपने। अच्छा, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट करोगे तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फिलहाल ये इंस्टॉल हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। लिखा हुआ है लेटेस्ट वर्जन ऑफ Node.js इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सेटअप विल नाउ एग्जिट, ठीक है। तो इंस्टॉल हुआ है तो ये नहीं कर रहा, आपने बस नेक्स्ट करना है और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अच्छा, Node.js जब आप करते हो तो आपके पास आता है NPM। Node.js जब आपने इंस्टॉल किया तो साथ में आएगा आपके NPM। अभी तक सिर्फ समझने वाला काम है, जब प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं बताऊँगा भाई इस तरीके से हो रहा है। NPM क्या होता है, NPM होता है आपके पास नोड पैकेज मैनेजर। Node.js है, NPM नहीं है, नहीं काम करेगा आपके पास। तो Node.js भी होना चाहिए आपके पास और NPM भी होना चाहिए। तो NPM आपका नोड पैकेज मैनेजर है, आप सर्च करोगे, आपको याद नहीं अगर रह रहा तो आप सर्च करोगे, आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगी, ठीक है, सिंपल NPM। तो NPM भी कैसे चेक करेंगे, NPM-v एंटर करोगे, यहाँ पे इसका वर्जन भी आपको बता देगा। वर्जन बता रहे हैं मतलब आपके सिस्टम में ये है, सही है। तो Node.js भी है आपके पास और अब आपके पास NPM भी है, तो अब हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ये गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। नहीं, आप सिर्फ Node.js करोगे, Node.js के साथ ये खुद ही आ जाएगा,
आपने सिर्फ Node.js इंस्टॉल करना है गूगल से जाके और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जिस तरीके से मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे और कुछ नहीं करना, इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब हम यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने की एक कमांड होती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नहीं याद रहेगी तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे और गूगल पे सर्च करना है वीट, VITE। आप सर्च करोगे वीट, आपके पास वेबसाइट आ रही है। ठीक है, आप खोलो इसको, यहाँ पे आएगा गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको वो कमांड मिल जाएगी। ये रही पहली कमांड है, ये लिखा हुआ है स्कैफोल्डिंग योर फर्स्ट वीट प्रोजेक्ट। इसमें ये लिखी हुई है npm create वीट @latest। ये आपकी कमांड है जिससे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो npm create वीट @latest, सही है, यही कमांड है, इससे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है और कहाँ क्रिएट करना है, ये कमांड है। आपको याद हो गई, नहीं याद होगी तो वेबसाइट पे आओगे उठा लो। ठीक है, करना क्या है, आपने अब अपना एक फ़ोल्डर बनाना है जहाँ पे आप काम करोगे। ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होगा। तो आपने राइट क्लिक किया, न्यू किया और फोल्डर, जो भी वेबसाइट बना रहे हो उसका नाम यहाँ पे रख दो सीधा। ठीक है, तो अब जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर सपोज OLX है, आपके पास वॉलमार्ट है, जिस तरह की भी वेबसाइट है वो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया वेबसाइट, रिएक्ट वेबसाइट लिख रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, रिएक्ट वेबसाइट लिख दिया आपने, एंटर किया हमने, आपके पास फोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये फोल्डर आपकी मर्जी है, आप कहाँ पे बनाना चाह रहे हो। आप चाहे डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहे हो, डेस्कटॉप पे बना लो, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, आपकी मर्जी। आपको इतनी समझ है, इतना पढ़ चुके हो, आपको आइडिया हो कहाँ पे बनाना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्ट वेबसाइट का फोल्डर आ गया, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपके पास पाथ आ रहा है, रिएक्ट वेबसाइट लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लियर करना है और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। CMD टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो Node.js इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने यहाँ पे CMD ओपन कर लिया उस डायरेक्टरी में जाके। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, अगर नहीं समझ आ रहा तो राइट क्लिक करो, ओपन इन टर्मिनल आ रहा है, इसको क्लिक कर दो सीधा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब वो जो कमांड मैंने आपको बताई npm create वीट @latest, वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ हम एक और चीज़ करेंगे, npm, सही है भाई, नज़र आ रहा है, npm स्पेस क्रिएट स्पेस वीट @latest। अभी एंटर नहीं किया मैंने, वहाँ पे आपको सिर्फ यही कमांड थी, ये हम कमांड लिख चुके हैं। स्पेस लगा के आप यहाँ पे लगा दोगे डॉट। ठीक है, अब ये डॉट क्या काम कर रहा है, अभी आपने फ़ोल्डर बना लिया है, फ़ोल्डर बना लिया है तो इस फोल्डर के अंदर सारे जो अंदर फाइल्स हैं, मल्टीपल फोल्डर जो ये क्रिएट करेगा वो इसी फोल्डर में जो मैंने बना दिया उसमें कर देगा। वरना अगर ये डॉट नहीं लगाऊंगा तो ये मुझसे दोबारा पूछेगा कि आपके फ़ोल्डर का क्या नाम है, फ़ोल्डर का नाम पूछेगा, फिर मुझसे पैकेज का नाम पूछेगा अलग से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से फोल्डर बना के इसको दे दिया है और मैं डॉट लगा दूंगा तो उसी फोल्डर में ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो डॉट लगा के हमने किया एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ सेकंड में आपके पास ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा प्रोसीड करना है या नहीं करना, ओके यस कर देंगे, वाई लिखा आपने एंटर कर दिया। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो रही है। अभी आप इसने आपसे कोई पैकेज नेम या प्रोजेक्ट नेम आपसे नहीं पूछा। ठीक है, ये सिंपल और ईजी है। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहता तो मैं डायरेक्ट कमांड रन करता, फिर इसको मुझे पैकेज नेम बताना पड़ता, फिर प्रोजेक्ट नेम बताना पड़ता। अगर पैकेज नेम अगर मैं बड़ा कैपिटल में लिखता तो फिर मुझसे दोबारा बोलता है कि भाई आपने गलत लिखा है, दोबारा बनाओ। तो सिंपल और इजी वे आपके टेक्वेज के हिसाब से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने डॉट लगा दिया, इसकी वजह से आपके पास पैकेज नेम नहीं पूछ रहा आपसे। अब क्या करना है, आपने क्या करना है भाई, कौन सा सेलेक्ट करें, रिएक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एरो कीज़ हैं, आप उससे नीचे आ जाएं रिएक्ट पे और एंटर कर देंगे तो ये रिएक्ट सेलेक्ट हो गया। सही है, अब इसके बाद जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट पे हैं, एंटर करें, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गया। अगर गलती हो जाती है, आपने व्यू सेलेक्ट कर लिया, एंगुलर सेलेक्ट कर लिया, जो भी लिखे हुए आते फ्रेमवर्क अगर वो सेलेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, डिलीट करो उसको, या तो आप इसको प्रोसेस को वहीं एंड कर सकते हो। कंट्रोल C करोगे तो आप वो प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा। या उस फोल्डर को डिलीट करो, दोबारा फोल्डर बनाओ, उसमें कमांड दोबारा चलाओ, सही वाला सेलेक्ट कर लो। ठीक है,
ये आपके पास हो गया, आपने रिएक्ट सेलेक्ट किया, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया, आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आप पीछे चेक कर सकते हो कि आपके रिएक्ट की वेबसाइट फोल्डर के अंदर पब्लिक का फोल्डर, एसआरसी का फोल्डर और मल्टीपल फाइल्स आपके पास आ गई हैं। सही है। अब क्या करना है, हमने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। एक होता है वेबसाइट स्टार्ट करना जब आपने कोडिंग नहीं करनी होगी, ठीक है। जब आपने कोडिंग नहीं करनी तो आप डायरेक्ट वेबसाइट स्टार्ट कर दोगे, आपने डिस्प्ले करवाया ख़त्म। जब आपने कोडिंग करनी है तो VS कोड के अंदर जाना पड़ेगा। तो VS कोड के अंदर कैसे जाते हैं, कोड स्पेस डॉट। तो कोड स्पेस डॉट आप यहाँ पे लिखोगे, कोड स्पेस डॉट, एंटर किया आपने और VS कोड में ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो कमांड ये आपको बता रहा है सामने से कि आपने चलाना क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है डन नाउ रन, npm इंस्टॉल और npm रन डेव, दो कमांड ये आपको दे रहा है, ठीक है। पहली कमांड है npm इंस्टॉल की। npm इंस्टॉल क्यों चलाना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक फाइल आ रही है वीट, अभी सिर्फ समझने का है। चलाने का क्या था, आपने सिर्फ Node.js इंस्टॉल करना था। आपने Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपने वीट की कमांड चलानी थी, रिएक्ट सेलेक्ट किया, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया, हो गया आपका काम, और VS कोड में ओपन कर लिया। अभी ये जो बता रहा हूँ ये समझने का है। समझना इसलिए क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते वक्त एक आधी फाइल आगे पीछे हो जाती है तो उसमें से कौन सी फाइल ज़रूरी है जिसकी वजह से मसला होगा, तो वो आप इतना घबराओ नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये वीट.config की फ़ाइल है, ये वीट की अपनी फ़ाइल है क्योंकि हमने वीट इस्तेमाल किया है। रिएक्ट की अपनी कमांड होती है इंस्टॉल करने के लिए, तो हम यहाँ पे वीट इस्तेमाल करें। वीट का काम ये होता है कि ये आपके पास मल्टीपल जो फ्रेमवर्क्स आपको बता रहा था कि भाई आपका व्यू है, रिएक्ट है, एंगुलर है, जो भी आपका फ्रेमवर्क बता रहा था उसमें से आप सेलेक्ट करके वो वाले आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो वीट का काम ये होता है वो आपको प्रोजेक्ट बना के देता है, एनवायरनमेंट सेट करके देता है कि भाई ये एनवायरनमेंट सेट हो गया, अब आप काम कर लो। तो वीट की अपनी फाइल है, ये इसमें से डिफाइन किया हुआ है कि ये रिएक्ट चला रहा है, ये यहाँ पे रिएक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद रीडमी फाइल है। रीडमी फाइल कहाँ होती है आपकी, रीडमी फाइल होती है आपकी कि प्रोजेक्ट आपका कैसे काम कर रहा है, वो आपकी रीडमी फाइल होती है, ठीक है। आपकी गिटहब पे भी जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि कैसे आपके पास ये रीडमी फाइल में आपके पास क्या हो रहा है और कैसे चलेगी, ठीक है। फिलहाल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पैकेज.json की फ़ाइल है आपके पास। अब ये पैकेज.json की फ़ाइल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये फाइल डिलीट हो जाती है तो मतलब आपके पास रिएक्ट नहीं चलेगा, आपका प्रोजेक्ट चलेगा ही, ठीक है। और ये मेन फाइल है जिसके ऊपर डिपेंड करता है एक फ़ोल्डर जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पैकेज.json की फ़ाइल है, हमने क्योंकि फ़ोल्डर का नाम रखा था रिएक्ट वेबसाइट, इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया और खुद ही उठा लिया, ठीक है। बाकी इसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करोगे तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे नोट कर लेगा अपने पास, ये ट्रैक कर रहा होता है बेसिकली कि आप उसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। और ये कहाँ पे ट्रैक करेगा, आपने बस आना है सीधा सीधा इस डिपेंडेंसीज़ के अंदर चेक कर लेना है कि आपके पास क्या क्या इंस्टॉल हुआ हो। यहाँ पे रिएक्ट हुआ हुआ है हमारे पास इंस्टॉल और रिएक्ट डॉम हुआ हुआ है, ये इसका अपना है तो इसने इंस्टॉल कर दिया। बाकी जो चीज़ें ज़रूरत है आप खुद ही इंस्टॉल करो, ये आपका, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज़ में आपने चेक कर लेना है कि डिपेंडेंसीज़ आपके पास क्या क्या इंस्टॉल है, सही है। बस ये डिपेंडेंसीज़ को ट्रैक करता है कि आप कौन कौन सी बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हो, टेलविंड इस्तेमाल कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो पैकेज.json की फ़ाइल इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिर index.html, ये आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन की वो सिंगल फाइल है HTML की जो आपके पास वन एंड ओनली होती है, इसके अलावा कोई HTML की फ़ाइल आपके पास नहीं होती। आप क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि रिएक्ट का मकसद तक खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सर वो जो आपने 3 स्टेप करने को कहे थे, वीट डाउनलोड करना और ये सब Node.js करने के बाद, तो जब हम VS कोड खोलेंगे तो ये सारे जो पेजेस बने हुए खुद ब खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। आपने उसी फोल्डर के अंदर से ओपन करना है VS कोड, ठीक है, यहीं से, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं, कोड स्पेस डॉट करके, तो वो कोड स्पेस डॉट करके आप ओपन कर लो, डायरेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट VS कोड में ऐसे ही आएगा, डिस्प्ले होगा आपके पास, ठीक है। तो ये HTML की फ़ाइल है, सही है। HTML की फ़ाइल में अब आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको नॉर्मल बॉयलर प्लेट जो आपके पास आती है वो लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल आप चेंज कर लोगे अपने हिसाब से, जब आप प्रोजेक्ट जो बना रहे होगे, जो वेबसाइट बना रहे होगे, यहाँ पे आके चेंज करोगे, ठीक है। दूसरा बॉडी लिखा हुआ है, तो बॉडी आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। आगे जब मैं बताऊंगा कि कोड करना है वहाँ पे आप बॉडी इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन एज अ बॉडी कंसिडर करोगे उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर आ रहा है डिफ का, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, आईडी दी हुई है रूट की, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। आईडी दी हुई है रूट की, सिर्फ अभी याद रखना, मैं बताऊँगा लिंक कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास कौन सी फाइल लिंक हुई है, SRC के अंदर main.jsx की,
ठीक है, JS नहीं है, JSX है, ठीक है। तो ये फाइल है आपकी, स्क्रिप्ट पता है आपको, जावास्क्रिप्ट लिंक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइल्स होंगी जावास्क्रिप्ट की, वो JSX ही हम बनाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, गिट इग्नोर की फाइल है, ये आपको पता है कि गिट, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मतलब कि हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऐड करवाते हैं, वो फ़ोल्डर बहुत हैवी फ़ोल्डर होता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो हमारी सीक्रेट होती हैं, जो हम गिटहब पे पब्लिकली नहीं रखना चाहते, तो वो इसके अंदर लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, उसको गिटहब पे नहीं रखता, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फोल्डर जो हैवी हो रहा होता है आपके अपना प्रोजेक्ट का, तो वो हैवी नहीं होता फिर आपका, ठीक है। फिर EST कॉन्फ़िग, ये भी हमारे काम की नहीं है फ़िलहाल फाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर आ रहा है। अब पब्लिक का फोल्डर क्या करता है, आपने जो भी इमेजेस लगानी है वो आप यहाँ पे रखोगे। वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस लगानी है आपने, वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे रखनी है, ठीक है। जब इमेजेस लगवाऊंगा तो मैं पूछूंगा कि इमेजेस कहाँ रखनी है, तो याद रखना पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपने सारी इमेजेस रखनी है। यहाँ पे इमेजेस हो गई, वीडियोज़ हो गई, कोई भी स्टैटिक फाइल है आपके पास जिसमें चेंजेस नहीं होनी, आपने डायरेक्ट डिस्प्ले करवाना है, तो वो यहाँ पे आप रख देंगे, ठीक है। तो इमेजेस, वीडियोस जो रखना है वो आपने यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया पब्लिक का फोल्डर। अब स्टार्ट हो रहा है वो फोल्डर जो हमारा मेन, जिसमें हम काम करेंगे। इसके अलावा अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें हमने ना कुछ छेड़ना है ना कुछ करना है। जब करना होगा एक आधा वर्ड करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। मेन जिसमें करना है वो आपका ये SRC का फोल्डर है। SRC के फोल्डर के अंदर आपका सारा काम होगा। पब्लिक का फोल्डर आपको पता चल गया इमेजेस वगैरह के लिए। बाकी आपके पास SRC का फोल्डर है जिससे हमारा ताल्लुक है और किसी चीज़ से हमारा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब SRC के फोल्डर के अंदर आपके पास ये एसेट्स आ रहा है। ये एसेट्स अगर आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर नहीं रखना चाहते, आप एसेट्स के फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो ये एसेट्स का फोल्डर फिलहाल यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं। आपने क्या करना है, अगर एसेट रखना भी है तो आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर ही रखें इसको, ठीक है। एसेट्स का फोल्डर वहाँ बना लें, इमेजेस का बना ले, वीडियोस का बना ले, जो बनाना है वहाँ पे बनाए फोल्डर, लेकिन SRC के फोल्डर के अंदर आपने कोई भी इमेजेस नहीं रखनी, ठीक है। तो SRC के फोल्डर के अंदर अब आपके पास 4 फाइल आ रही है, ठीक है। 4 फाइल कौन कौन सी हैं, और main.jsx, 2 CSS की फाइल हैं और 2 JSX की फाइल है। अब ये JSX बार बार आ रहा है तो मैं बताता हूँ JSX क्या है। JSX यहाँ पे है, मतलब कि आपके पास हम यहाँ पे एक ही फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट भी करेंगे, HTML भी करेंगे और CSS भी करेंगे। मेन यहाँ पे जो मकसद होता है JSX का वो ये होता है कि आप HTML भी करें और साथ में आप जावास्क्रिप्ट भी एक ही फाइल के अंदर करते हैं। यहाँ पे अलग से कोई HTML की फाइल नहीं बनती और ना कोई जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनती है JSX की। मतलब एक से मुराद कि आपने जितनी भी बनानी है वो JSX की ही बनेंगी। तो आपने जो भी फाइल बनानी है, फॉर सपोज कि अगर आपने पेजेस बनाने हैं तो आप क्या करोगे, home.jsx, about.jsx, इस तरीके से आप पेजेस बनाओ। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ूँ। अच्छा, हो क्या रहा है, अब मैंने आपको बताया था HTML की फ़ाइल में एक चीज़ याद रखने के लिए, क्या था वो, रूट। अब रूट था और दूसरा आपके पास लिंक हो रही थी एक फ़ाइल, कौन सी थी वो, main.jsx। अब main.jsx आपके पास यहाँ पे दिख रही है आपको, वही फाइल है। हम इसके अंदर चले जाते हैं। वो जो रूट आपने देखा था वहाँ पे कंटेनर, डिफ कंटेनर, वो यहाँ पे इन्होंने कॉल किया हुआ है। यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं आपके पास। एक चीज़ आ रही है कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट रूट। क्रिएट रूट उसके अंदर आ रहा है document.getElementById। अगर आपने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की है तो उसमें आपने डॉम पढ़ा होगा। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मतलब ये होता है कि आपकी जब वेबसाइट लोड हो गई तो वेबसाइट लोड होने के बाद उसके अंदर अगर चेंजेस करनी है तो वो आप डॉम के थ्रू करते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू। आप ID दे देते हो किसी चीज़ को कि भाई इसकी ID आपके पास, बोर्ड की ID मैंने दे दी 1 to 4, तो 1 to 4 जो बोर्ड नंबर होगा उसके अंदर जाके आप लिख दें हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड वहाँ पे जाके लिख देगा। लेकिन कब लिखेगा, जब वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो चेंजेस हमने जब वेबसाइट लोड हो जाए उसके बाद करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है वर्चुअल डॉम, वो सब डिटेल की बात। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करें, document.getElementById और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास रूट। ये वही रूट कंटेनर है जो आपका वहाँ पे HTML की फाइल में डिफाइन हुआ हुआ था। इसके बाद आपके पास आ रहा है रेंडर। रेंडर का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, रेंडर क्या होता है, किसी चीज़ को शो करना, डिस्प्ले करवाना। तो रेंडर, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं,
ये आपसे दो चीज़ें पूछ रहा होता है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बना बनाया कोड मिलेगा। दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आपके पास क्रिएट रूट, मतलब कि आपको कहाँ दिखाना है, और दूसरा रेंडर मतलब क्या दिखाना है। दो चीज़ें, कहाँ दिखाना है और क्या दिखाना है। कहाँ दिखाना है वो आपने बता दिया कि आपका रूट की आईडी है, वो डिव का कंटेनर है, उसमें जाके आपने दिखाना है। और क्या दिखाना है वो आप यहाँ पे बता रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट मोड, और उसके अंदर लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे ऐप। तो ये ऐप लिखा हुआ है। अब ये ऐप क्या है? स्ट्रिक्ट मोड है। स्ट्रिक्ट मोड हमने फिलहाल इसको आप इग्नोर करना है। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है? बस एरर्स को थोड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करता है, ठीक है। तो क्रिएट रूट समझ आ गया। क्रिएट रूट बता रहा है कि कहाँ दिखाना है, और रेंडर बता रहा है आपके पास कि क्या दिखाना है। इस फाइल में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आपने इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको डिलीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐप आ रहा है यहाँ पे, अब ये ऐप लिखा हुआ है। अब आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग पढ़े हैं HTML में। सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन कौन से होते हैं? इमेज का टैग, मेटा, BR, HR। तो वो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं कंपोनेंट कॉल करने के लिए, ठीक है। कंपोनेंट कॉल करने के लिए सेल्फ क्लोजिंग टैग आपके इस्तेमाल होते हैं, आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखा होम। अब वो जो home.jsx आपने बनाया था वो हम कॉल कर रहे हैं कैसे? होम करके आपने ऐसे कॉल कर दिया। अबाउट कॉल करना है तो अबाउट कॉल कर दिया। सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसको ओपनिंग क्लोजिंग टैग से भी हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम कॉल करेंगे इसको अभी फिलहाल सेल्फ क्लोजिंग टैग से। जब ओपनिंग क्लोजिंग करना होगा, इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ऐप कॉल हुआ। अब ये ऐप क्या है आपके पास? ये ऐप आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। और ये ऐप कहाँ से आ रहा है? ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम app.jsx, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे आप कॉल करोगे तो वो आपने इंपोर्ट करना लाजमी है। इंपोर्ट मतलब कि वो कहाँ से आ रही है वो बताना लाजमी है, ठीक है। आप कहाँ से आए हो तो आप अपना एड्रेस बताओगे कि मैं यहाँ से आया हूँ। आ गए हो वो नहीं जानना मुझे ये भी जानना है कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या आप वैलिड हो या नहीं हो वो भी मुझे जानना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है कि आपने जो चीज़ मंगाई है वो कहाँ से आ रही है, कौन से फोल्डर से आ रही है, क्या वो फोल्डर आपके पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपने बोल दिया उसका SRC के फोल्डर के अंदर, SRC के फोल्डर के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से लाएगा? वो एरर दे देगा आपको फ़ौरन, ठीक है। तो इंपोर्ट मतलब कि एड्रेस डिफाइन करना कि जो आप कॉल कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, बस, ठीक है। तो ये app.jsx से आ रही है, ये main.jsx की फाइल क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस आपने नहीं करनी, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं हम, ठीक है। और आ जाते हैं app.jsx के अंदर। app.jsx के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ कोड हुआ है। ये कोड कौन सा हुआ है जब हम इसकी एप्लीकेशन रन करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। और दो फाइल कौन सी थी? index.css और app.css। यहाँ पे होता ये है कि आप CSS जो करते हो उस CSS के लिए आप सेपरेट अलग अलग फाइल्स बनाते हो। जैसे HTML में अगर आप करते हो तो वहाँ पे भी अलग अलग फाइल्स बनाते हो। एक ही फाइल में करना चाहो एक ही फाइल में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो app.css फाइल है वो किसके लिए है? app.jsx के लिए। जो नाम है वो उसी के लिए, ठीक है। तो app.css app.jsx के लिए और index.css main.jsx के लिए, ठीक है। तो ये लिंक करनी होती है आपने सबसे पहले। जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे CSS की, आपने इसको लिंक करना पड़ेगा। वो कैसे लिंक होगा? वो आपको इंपोर्ट सजेशन नहीं देगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सा फोल्डर है, किस में मेरी फाइल है, वो आपको खुद आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब main.jsx के अंदर index.css की हमारी फाइल लिंक हुई हुई है, ठीक है। कैसे हुई हुई है? ये index.css में हमारा कुछ काम हुआ है, हम चाह रहे हैं इसको लिंक करना, ठीक है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे आपके पास आप लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाना है, ठीक है, कॉमा कोटेशन जिसको कहते हैं। और यहाँ पे अब आपने पाथ डिफाइन करना है। अब पाथ कैसे एक्सेस करते हैं? आप HTML की फाइल के अंदर CSS फाइल लिंक करते थे, कैसे करते थे? ./ तो ./ मतलब कि मैं उसी फोल्डर में चेक कर रहा हूँ। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे है। अभी मैं उसी फोल्डर में हूँ तो एक्सेस कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा कि भाई उसी फोल्डर में कैसे है, नहीं समझ आता, तो आप ./ करोगे, आपके पास आगे app.jsx। आपकी app.css कहाँ रखी हुई है? app.jsx के साथ ही रखी हुई है। तो आप खुद ही लिखोगे क्या? app.css, सही है। तो खुद ही लिखना पड़ेगा आपको, CSS फाइल का ये सजेशन आपको नहीं देता। और CSS फाइल इस तरीके से आपके पास इंपोर्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप CSS कर रहे होगे तो आपने याद रखनी है कि इंपोर्ट कैसे होगा। आपने लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आपने ./ करके उस फाइल का नाम, अगर मेरा फोल्डर होता है एक और
उस फोल्डर का नाम लिखता फिर स्लैश लगा के उसके अंदर जाके फाइल एक्सेस करता। ठीक है, फोल्डर्स अगर होंगे तो सजेशन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो app.css आपने इस तरीके से लिंक की है, लेकिन यहाँ पे कौन सी करनी है यहाँ पे? हाँ भाई, इंडेक्स। तो इंडेक्स आप यहाँ पे लिखोगे, सही है, सजेशन नहीं आएगा। तभी कह रहा हूँ कि CSS फाइल जितनी भी होंगी इनका सजेशन नहीं आएगा, आपको खुद याद देखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल आपने लिंक करनी है। ठीक है, होगी फाइल फिर भी दिखेगी नहीं आपको, सजेशन जिस तरह app.js का रहता है वैसे नहीं आएगा। ठीक है, ये CSS फाइल लिंक हो गई। सेम इसी तरीके से ये जो app.jsx के लिए app.css फाइल है, ये भी ऊपर लिंक हुई हुई है यहाँ पे import./app.css। एकदम से कोड नहीं समझ आएगा, आहिस्ते आहिस्ते आएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चारों फाइलें समझ आ गई। आपका जो काम है वो इसी फोल्डर से काम है, SRC के फोल्डर के अंदर ही आपने काम करना है। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या बनाओगे अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करें, अपनी ऐप को रन करेंगे। अपनी ऐप को रन करना है तो वो रन कैसे करोगे आप? यहाँ पे आपने लगाना है कंट्रोल बैकटिक। ठीक है, कंट्रोल बैकटिक मतलब कंट्रोल और टैब के ऊपर वाला बटन। ठीक है, ये वाला टैब के ऊपर एक बटन होता है, वो आपने प्रेस करना ही, तो एस्केप आ गया डायरेक्ट। इसके ऊपर एक और बटन होता है, आपके कीबोर्ड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऊपर आ रहा है फाइल के अंदर जाएं, आपके पास यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल रहा है, फाइल एडिट रन टर्मिनल के अंदर जाएंगे, न्यू टर्मिनल आपने यहाँ पे ओपन करना है। नहीं तो शॉर्टकट क्या है, सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल और बैकटिक मतलब टैब के ऊपर वाला बटन। ठीक है, टर्मिनल ओपन हो गया आपके पास, और ये आपने देखना है कि आपका जो पाथ आ रहा है वो करेक्ट हो पाथ, मतलब आप जिस फोल्डर के अंदर हैं उसके अंदर डायरेक्ट पब्लिक का SRC का फोल्डर आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे होना चाहिए। अभी क्या है, हमने रिएक्ट वेबसाइट खोला हुआ है। ठीक है, तो रिएक्ट वेबसाइट आ रहा है यहाँ पे, सही है, तो मतलब करेक्ट पाथ है आपका, क्योंकि हमने जो मैंने आपको तरीका बताया अगर आप उससे चलते हो तो आपके पास यही आएगा। फिर अब आ जाते हैं उन दो कमांड्स के ऊपर जो इसने आपको दी थी प्रोजेक्ट बनाते वक्त। ठीक है, npm इंस्टॉल और दूसरी npm रन डेव। पहली वाली कमांड आपको चलानी लाजमी है, उसके बगैर आपकी सेकंड कमांड नहीं चलेगी, और पहली वाली कमांड के बगैर आपका प्रोजेक्ट पहली दफ़ा रन करेगा ही नहीं। और आपने ये कमांड कब चलानी है? सिर्फ पहली दफ़ा, जब आपको प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया तो आपने पहली दफ़ा इसको रन करना है, दूसरी दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर पैकेज डिलीट हो गए तो उसकी पड़ेगी। तो npm इंस्टॉल लिखा हुआ है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में npm i भी चला सकते हो, चाहो तो पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हो, लेकिन हर किसी का शॉर्टकट नहीं होता, जिसका है उसको बता रहा हूँ। इंस्टॉल की जगह आई भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं npm i, एंटर करोगे। एंटर करते वक्त अभी आपके पास कौन से पब्लिक का फोल्डर है, SRC का फोल्डर, अब यहाँ पे एक और तीसरा फोल्डर आएगा।
सही है, मैंने इंस्ट्रक्शन भी लिख दी हैं आपके पास, इसके आगे हम लिखते जाएंगे, याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ, नहीं लिखता हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो फिर इसके बाद मुझे बता देना कि NPMI के बाद भी कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो NPMI हमने चलाया। NPMI चलाने के बाद मैंने आपको बताया कि एक फ़ोल्डर ऐड होगा। अभी तक सिर्फ यही चीज़ जो हमने की है वो मेन यही चीज़ है, बाकी सब समझने वाली चीज़ें थी। ठीक है, आपके पास एक फ़ोल्डर ऐड हो जाएगा, टाइम लगा रहा है, ये नेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेट आपके पास होगा ये आपके पास जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, वरना आपके पास थोड़ा ये टाइम लगेगा। अब ये पैकेजेस कौन से इंस्टॉल कर रहा है, ये आपको package.json की एक फ़ाइल मैंने आपको बताई थी। इस package.json की फ़ाइल के अंदर आपके पास यहाँ पे आ रहा है डिपेंडेंसीज़, और डिपेंडेंसीज़ के अंदर यहाँ पे दो नाम लिखे हुए रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, और अगर कोई डिपेंडेंसीज़ होंगी तो यहाँ पे नाम लिखे हुए आ जाएंगे। तो ये यही डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर रहा है और वो फोल्डर पैकेजेस जिसकी ज़रूरत है फाइल्स की वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हो ये रहा है कि अगर मुझे आपकी जानकारी, मुझे आपको जानना है अगर, ठीक है, और मैं आपसे नहीं जानना चाहता तो मैं आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लूँगा और मैं अपने सिस्टम में डालूँगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये भी यही है कि यहाँ पे एक पैकेज डिपेंडेंसी नाम ऐड कर दिया है। अब ये चेक करेगा कि भाई इसके पैकेजेस कौन कौन से, इसकी फाइल्स कौन कौन सी है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी, वही साथ में इंस्टॉल करके ले आएगा। अब आपके पास आ रहा है नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर ग्रीन कलर का ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, ये 3 फोल्डर अभी आपके पास मेन चल रहे हैं। तो ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास क्या मिलेगा, आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको मल्टीपल पैकेज आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। मल्टीपल पैकेज मतलब कि रिएक्ट के साथ मल्टीपल फाइल्स होती हैं कनेक्टेड, इसके बगैर ही नहीं चलेगा। रिएक्ट डॉम के साथ मल्टीपल फाइल्स होती हैं, इसी तरीके से बूटस्ट्रैप करोगे उसकी मल्टीपल फाइल्स होती हैं। वो सब आप CDN जो लगाते हो ना, तो CDN की रिप्लेसमेंट में ये हम करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हैं। अब CDN लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बूटस्ट्रैप की भी हम यहाँ पे CDN से भी चेक कर लेंगे, अगर इससे हो जाती है बूटस्ट्रैप तो इससे करेंगे, नहीं तो हम CDN से भी करेंगे। ठीक है, वैसे इतना टाइम लगाता नहीं है, नेट से होता है। अच्छा, जब तक ये सॉल्व हो रहा है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रन करके मैं दिखा दूंगा जैसे ही आपके पास चल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे। वो फोल्डर स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, SRC के फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ कहाँ आपने अपने पेजेस रखने हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो SRC का फोल्डर है आपके पास। SRC के फोल्डर के अंदर आपके पास एक मल्टीपल फाइल्स आ रही हैं यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है अपना पेजेस के नाम से, जिसमें आप पेजेस यानी फाइल कंपोनेंट्स ही रखोगे, लेकिन पेजेस वो पेजेस जो आपको पता है आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं। सही है, तो वेबसाइट की से देख के उस नज़र से देखोगे, वेबसाइट में आपका होम पेज है तो इसके अंदर आएगा home.jsx, about.jsx। तो जो पेजेस आपकी वेबसाइट पे बन रहे होंगे तो वो पेजेस आपने यहाँ पे रखने हैं इस फोल्डर के अंदर। एक्स्ट्रा पेजेस नहीं रखने, मतलब आप नॉर्मल कंपोनेंट नहीं रखोगे इस फोल्डर में। ठीक है, जैसे इसके अंदर आ गया home.jsx, about.jsx, इस तरीके से कॉन्टैक्ट हो गया आपका, तो जो भी होगा वो इसके अंदर आएगा। सही है, पेजेस का फोल्डर बन गया आपके पास। इसके साथ साथ आपके पास एक और फोल्डर यहाँ पे बनेगा SRC के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स के नाम से। फोल्डर है अब आपका, इसके अंदर अब आपके पास मल्टीपल फाइल आएंगे, और वो फाइल कौन सी होगी,
कंपोनेंट्स कौन से वेबसाइट में हमारे? नैप बार, स्लाइडर, फुटर। कंपोनेंट आपने सिर्फ वही बनाना है जो आपके पास रिपीट हो रहा हो या जिसका कोड ज़्यादा हो, या यूनिक काम जो हो उसको अलग सेपरेट कर दिया आपने। तो हम यहाँ पे फिलहाल जो ज़्यादा रिपीट कर रहे होते हैं वो आपका फुटर होता है, नैप बार होता है, और अगर स्लाइडर रखना है तो स्लाइडर रख दिया, नहीं तो कार्ड कंपोनेंट। एक कार्ड है, इससे मल्टीपल कार्ड बनाऊंगा तो ये कार्ड कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये 4-5 कंपोनेंट जो आपने रखते हैं वो इस तरीके से आपके पास बनेंगे। तो कंपोनेंट के अंदर आपके पास आ जाएगा नैप बार। अच्छा, नैप बार आपने सिर्फ नैप बार नहीं लिखना, नैप बार क्योंकि अगर आप नैप बार डॉट JSX लिखते हो तो बूट स्ट्रैप का अपना नैप बार भी होता है, ठीक है। अगर आप वो लगाते हो तो वो कॉल हो जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल किया है, आप कॉल कर रहे होगे तो ये इसको नहीं पता होता कि भाई आप कौन सा कर रहे हो। आपको आप क्योंकि नए पास सजेशन आता है, लेकिन सजेशन में आपको समझ नहीं आएगा कि आपके पास जो है वो आपका खुद का कंपोनेंट की फोल्डर से वो क्या आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। मटीरियल यूआई वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे तो मतलब आपने इसका यूनिक नाम है। आप यूनिक नाम कैसे लोगे? नैप बार के साथ एक कंपोनेंट का कीवर्ड आप ऐड करोगे। नाम कुछ भी दे सकते हो, माय नैप बार या वेबसाइट नैप बार, या आपने जो वेबसाइट बनाई उसके नाम से आपने लिख दिया। तो इसके साथ एक आपने कीवर्ड जोड़ देना है, जो मैंने कंपोनेंट जोड़ दिया, ये रिपीट नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फैकल्टी रूम में एंटर हो गए ना आप, तो बीच वाली जो रो है उसमें उस तरफ जो सर शबीर का गेट है ना, गेट के पीछे ही, ठीक है, फाइल रखी होगी मेरी। सर आर्यन बैठे होंगे वहाँ पे, वहीं पे रखी होगी बैग के साथ। सही है। तो हमारे पास नैप बार कंपोनेंट हो गया इसी तरीके से, फोल्डर कंपोनेंट और JSX। एक चीज़ कंपोनेंट फाइल मतलब फाइल क्रिएट करते वक्त एक चीज़ जो आपने खास ख्याल रखना है, HTML की फाइल आप बनाते थे, लिखते कैसे थे वहाँ पे, डिफाइन कैसे करते थे आप? index.html, कैपिटल स्मॉल। यहाँ पे जब आप लिखेंगे फाइल बनाएंगे, वो आप जब क्रिएट कर रहे होंगे तो वो आपने स्टार्ट करना है कैपिटल से, और बाकी बाद में आपने इसको कैमल केस में जाना, कैपिटल से ही स्टार्ट करना है आपने। इसका रीज़न है, अगर नहीं करोगे बाद में मसला होगा। तो इसलिए जितनी भी JSX की फाइल बनेगी आपके पास, जितनी भी फाइलें आप बना रहे हो JSX की या कोई भी CSS की भी बनानी है, तो उसको भी आप कैपिटल से ही बनाओ, ठीक है। यहाँ पे बनी हुई है index.css स्मॉल से बनी हुई है, लेकिन app.css कैपिटल से। जब इन्होंने बना के दिए तो इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। तो आपने आपने जो फाइलें बनानी है, CSS की फाइल को फिलहाल छोड़ देते हैं, वो अगर आप बनाना चाहो स्मॉल से बना लें, लेकिन जो बाकी फाइल होंगी JSX की वो आपने सारी कैपिटल से स्टार्ट करनी है, भले फिर आगे कैपिटल हो या ना हो, स्टार्ट कैपिटल से होना चाहिए। अगर ये आप नहीं करोगे तो आगे जाके मसला करेगा, ये मैं बता दूंगा। इसलिए मैंने आपको कहीं पे भी मैंने इसको स्मॉल नहीं लिखा, होम कैपिटल लिखा है, अबाउट लिखा है, कॉन्टैक्ट लिखा है, सब कैपिटल लिखा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे पेजेस और SRC फोल्डर जो भी बना रहे हो वो आपकी मर्जी है, स्मॉल से बना सकते हो, कैपिटल से बना सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। फ़ोल्डर आपका होगा पेजेस के नाम से, पेजेस, ठीक है। एक और फोल्डर है हमारा कंपोनेंट्स, ठीक है। पेजेस के अंदर कौन सा फाइल आएगी हमारी? JSX। फिर और बाकी जो भी बनानी है आपने, ठीक है। कंपोनेंट्स में नैप बार के साथ कंपोनेंट का कीवर्ड मैंने ऐड किया। अब ज़रूरी नहीं है, पूरा नहीं लिखना चाहता है, COMP लिख दो, यूनिक होना चाहिए बस, ताकि कोई मसला ना हो आगे जाके। .JSX, ठीक है। फाइल में देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं है, कंपोनेंट की फ़ाइल भी वैसी बनी है, पेजेस की फ़ाइल भी वैसी बनी है, कोई फ़र्क नहीं है फाइल। लेकिन हमको पता है कि मेरे लिए मेरी वेबसाइट के अंदर कंपोनेंट क्या रहेगा या मेरी वेबसाइट का ये पेज होगा, वो उससे आपने सेपरेट करना है, आपको कोई आइडिया होना चाहिए ना, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
अच्छा, जैसे ही आपका npm i चल जाएगा तो आपने एक कमांड एक और रन करनी है जो इसने आपको दी थी। कौन सी थी? npm run dev। ये कमांड आप रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर लिखूँ या याद रह जाएगा? बाकी फाइल तो क्रिएट कर लोगे ना अंदर, ठीक है। जो आपने कर लिया, फोल्डर बना लिए, स्ट्रक्चर हो गया, उससे पहले आपने ये काम करना है और ये वन टाइम आपका काम है। मतलब आपके सिस्टम में एक ही दफ़ा काम होगा। एक्सटेंशन क्योंकि पता है आपको एक ही दफ़ा करते हैं। एक्सटेंशन मल्टीपल हैं, ये आप अपने पास खुद लिख लो। जो मेन एक्सटेंशन थी रिएक्ट की वो मैंने बता दी, बाकी HTML की एक्सटेंशन होंगी वो मैं बता देता हूँ। एक्सटेंशन के अंदर आपने आना है और यहाँ पर आपने लिखना है ES7। ES7 जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ES7 रिएक्ट रिडक्स। इसके अंदर आपके पास रिएक्ट होना चाहिए मेन, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी है उससे आपका लेना देना नहीं है। चाहे आप ये करो, चाहे आप ES7 रिएक्ट ये वाली करो, आपके पास रिएक्ट होना ज़रूरी है। बस रिएक्ट चेक कर लेना, रिएक्ट लिखा हुआ है कर लेना इंस्टॉल। ये करनी है आपने या ये करनी है, आपकी मर्ज़ी है, जो करना चाहो कर लो। एक करनी है, दो करनी है, जितनी करनी है, लेकिन एक से काम हो जाएगा तो मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। जब आपने ये कर लिया ES7, ठीक है, आपके पास यहाँ पे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। npm run और dev करके मैंने कमांड चला दी। जैसे ये चल जाएगा आपके पास एक लोकल URL आएगा आपके पास, ठीक है। ये लोकल URL है http localhost 5173, ठीक है। इसके अंदर s नहीं लगा हुआ, https करके, ठीक है। आप जो लाइव सर्वर पे चलाते थे यहाँ पे लाइव सर्वर इस्तेमाल नहीं होता, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये लोकल चल रहा है। आपने कंट्रोल क्लिक करना है या ये URL आपने कॉपी करके अपने ब्राउज़र में जाके एंटर कर देना है, ठीक है। कंट्रोल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा जो भी ब्राउज़र आपका डिफ़ॉल्ट होगा उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। एरर समझना ज़रूरी है। अब ये एरर क्या कह रहा है? थोड़ी थोड़ी कोशिश इधर कर लो अपना थर्ड तो अंदर हो जाएंगे, स्क्रीन पे दिख जाएगा। हाँ भाई, कौन सी फाइल? react.svg। अब कैसे पता चलेगा? अब पता ऐसे चलेगा कि आपके पास ये एरो एक तो लाइन का स्पेस आ रहा है, ठीक है। 19 के बाद स्पेस आ गया और फिर 20 आ गया, मतलब कि 19 लाइन नंबर 19 में मसला है आपका। क्या मसला है उसके लिए नीचे एरो दिया हुआ इसने और ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि ये आपका एसेट्स का जो आपने पाथ दिया हुआ है ये इसको नहीं मिल रहा। अब ये एरर कौन सा कह रहा है? ये फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट। आपने इम्पोर्ट तो किया है लेकिन मिल नहीं रहा। फेल टू रिजॉल्व होता है एक एरर, एक होता है मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है। आगे आएगा। पहला आपका जो एरर है इसका मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं, याद रह जाएगा, समझने का काम है बस। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि फाइल डिलीट कर दी थी हमने। एसेट्स का फोल्डर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। एसेट्स का फोल्डर शुरू में मैंने डिलीट करवाया आपसे, तो वो डिलीट किया तो इसकी वजह से नहीं आ रहा। अब कहाँ पे मसला आ रहा है, कौन सी फाइल में आ रहा है? ये आ रहा है आपके पाथ बता भी रहा है, ऊपर लिखा हुआ है सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप रिएक्ट वेबसाइट src app.js,
ठीक है, बाद आपको यही एरर के अंदर ही आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा कि कहाँ पे क्या मसला है। app.jsx के अंदर मसला आ रहा है और कहाँ आ रहा है वो लाइन नंबर भी बता रहा है, लाइन नंबर 2 पे 22 करेक्टर आपके पास है, वहाँ पे मसला आ रहा है। चले जाते ज़रा app.jsx है, ठीक है app.jsx में आ गए हम। अच्छा ये एरर आपके पास नीचे टर्मिनल में भी आएगा, घबराना नहीं है, टर्मिनल आपका चलता रहेगा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं, इग्नोर करना है। वापस से क्या कर दो, कंट्रोल बैक टिक, तो ये वापस से नीचे चला जाएगा। कंट्रोल बैक टिक ओपन क्लोज, इससे आपके पास चलेगा। इसको टर्मिनल को तब इस्तेमाल करेंगे जब हमको डीबग करना होगा, या फिर आप तब इस्तेमाल करोगे जब कोई नया पैकेज बूटस्ट्रैप वगैरह इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, v.svg आपके पास लोगो जो आपने आ रहा है वो नहीं मिल रहा है इसको। अच्छा नहीं मिल रहा, ठीक है, क्या करें इसको, एसेट्स वाला है ना, एसेट्स के अंदर आपके पास react.svg इसको नहीं मिल रहा। तो अब जब नहीं मिल रहा, मैंने डिलीट कर दिया, इसका मतलब मुझे नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो इस्तेमाल भी क्यों करूँगा, तो इस्तेमाल भी नहीं करे, हटा दिया इसको। ठीक है, इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करके मैंने हटा दिया। क्या है, सही हट गई लाइन। अब चेक करते हैं दोबारा, रीलोड किया, अब हो गई ब्लैंक स्क्रीन। ये छोटे छोटे से एरर्स हैं जो स्टार्ट में आपको आएंगे। ब्लैंक स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, नज़र नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या मसला है। चेयर ले लो बराबर क्लास में, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अब ये ब्लैंक स्क्रीन का क्या मतलब है, ब्लैंक स्क्रीन का मतलब ये है कि आपके पास एरर तो आ रहा है, लेकिन वो अब जो है जावास्क्रिप्ट का एरर नहीं है, यूआई का एरर। यूआई का एरर मतलब कि आप जो यूआई पे दिखाना चाह रहे हो वो दिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा, आप कैसे चेक करोगे इसको। अब आपने जाना है अपने ब्राउज़र की कंसोल पे, आप F12 दबाएं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, जैसे आपने जाना है वैसे चले जाएं। चले गए आप, यहाँ पे आ रहा है कंसोल, कंसोल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है। पढ़ो ज़रा एरर क्या है। लाल वाला एरर है, येलो वार्निंग है, वार्निंग इग्नोर करने की होती है। ठीक है, और आपको एरर को रिजॉल्व करना है। तो क्या लिखा हुआ है, अनकॉट रेफरेंस एरर। अब जो एरर है ये रेफरेंस एरर के बाद लिखा हुआ है, क्या, रिएक्ट लोगो इज़ नॉट डिफाइंड एट ऐप। अब लाइन नंबर भी बता रहा है, ऐप भी बता रहा है कौन सी है, तो वो आपने देख लेनी है। ठीक है, कुर्सी लेके इनके साथ। ठीक है, तो आपको वो बता रहा है कि किस चीज़ का एरर है। ठीक है भाई, जो लेट आए वो अगली क्लास में जो है ना टाइम पे आ जाए, काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिए। तो रिएक्ट लोगो नहीं फाइंड कर पा रहा है ये यूआई के अंदर। लाइन नंबर कौन सी है, 16 जाते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने हटा दिया वो रिएक्ट लोगो। तो लाइन नंबर 16 पे जब आप आएंगे तो रिएक्ट लोगो आपके पास एसआरसी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, जब हटा दिया तो ये एरर फिर दे रहा है, बोला है कि दें आप कुछ ना कुछ दें, खाली ना छोड़ें इसको। तो आप क्या करें, इस एट्रीब्यूट को ही हटा दें। ठीक है, एरर चला गया, मतलब कि जो भी एट्रीब्यूट है उसको वैल्यू देना लाजमी है। आप नहीं देंगे, खाली स्ट्रिंग दे दें उसको, खाली स्ट्रिंग दे दें, मतलब कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें, ऐसे एरर चला जाएगा। एरर रिजॉल्व करना ज़रूरी है। यहाँ पे फाइल में एरर आ रहा है, इसका मतलब कि वेबसाइट वहाँ पे भी नहीं चलेगी, यहाँ पे रिजॉल्व करके जाना पड़ेगा आपको। सेव किया हमने, आ गया। अब ये रिएक्ट लोगो लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ क्यों आता है, इमेज नहीं है। और कहाँ पे लिखते हैं इसको, ऑल के टैब, ऑल के अंदर एट्रीब्यूट कर। ठीक है, तो ये रिएक्ट लिखा हुआ है और इसकी जगह लोगो था जो हमने डिलीट कर दिया, अब ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जगह हम अपना लोगो इस्तेमाल करेंगे जो पहले से है। ठीक है, वो इस्तेमाल करें। अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, इमेजेस हम कहाँ रखते हैं, पब्लिक में। और पब्लिक में अभी कौन सी इमेज है, white.svg। तो अभी फ़िलहाल मैं वही इमेज इस्तेमाल करूँगा। कैसे करना है आपने इस्तेमाल इमेजेस को, वो आज मैं बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊँगा। ठीक है, याद रख लेना, कुछ भी नहीं है, सिंपल से आपने स्लैश लगाया, पब्लिक के फोल्डर के अंदर जो नाम था वो डायरेक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। अगर फोल्डर होगा तो फोल्डर लिखोगे और फिर आगे लिखोगे, नहीं तो क्या है, v.svg लिख दिया, v.svg। सही है, आ गया लोगों, सिंपल है बिल्कुल, इमेज लगाना बिल्कुल सिंपल है इसमें। पब्लिक के अंदर फोल्डर, पब्लिक के फोल्डर में इमेज रखी आपने इमेज का टैग लगाया, एसआरसी के अंदर आपने डॉट स्लैश करके, अगर कोई फोल्डर है तो उस फोल्डर का नाम के अंदर जाके आप इमेज एक्सेस करोगे। डायरेक्ट रखी हुई है पब्लिक के अंदर, डायरेक्ट एक्सेस करोगे। क्लियर है,
इमेज लगाना आ गई, समझ गए? सही है। अब अगर इमेज की बात करें तो आगे बढ़ जाते हैं कि अगर आप ऑनलाइन इमेज उठा रहे हो, ऑनलाइन इमेज आपको आप पता है कैसे लगाते हैं। आप लगाएं इमेज का टैग, इमेज का टैग लगाने के बाद कोई भी आपने इमेज उठानी है, ठीक है। अब ये रिएक्ट लोगो उठाना चाह रहा हूँ, तो रिएक्ट लोगो है मेरे पास ये, तो कैसे उठाते हैं? कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि जब आप कॉपी इमेज एड्रेस करते हो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हो। यहाँ पे जब यहाँ पे डायरेक्ट करोगे इमेज का यूआरएल बहुत बड़ा आएगा और वो फाइल में मसला करेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे पहले इसको ओपन करें, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ से करें, नहीं तो इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करके, जब न्यू टैब में ओपन हो जाएगा तो ये यूआरएल आपको यहाँ से मिल रहा है, इस यूआरएल को कॉपी कर लें। दोनों तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर आप डायरेक्ट पेस्ट करते हैं एसआरसी के अंदर, तो अब आपके पास यहाँ पे रिएक्ट का लोगो आ गया, ठीक है। लेकिन साइज़ का एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, सही है। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट उसकी जगह पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, v.svg की जगह, ठीक है। आ गया रिएक्ट का लोगो, सही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्टाइलिंग लगी हुई थी, क्लास नेम लोगो करके, तो वो वहाँ पे स्टाइलिंग लगी होगी, क्लास नेम वो स्टाइलिंग मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लगा हुआ है, इमेज ज़्यादा है, आप क्या करें, यहाँ पे विड्थ लगा दें। आपको पता है विड्थ कैसे लगाते हैं, विड्थ लगाया आपने, ठीक है। ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट आएंगे हमेशा, हटा भी सकते हो, नॉर्मल स्ट्रिंग भी ले सकते हो, लगा के भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी, भले लगे हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 100 px, 100 हो गया स्मॉल। अच्छा, px अगर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं पहले, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिए हुए तो इसका ये मकसद है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर दे दें। नंबर दे देंगे तो px वगैरह यूनिट नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 40, 43, 100 कर दिया तो ये 100 हो जाएगा, सही है। तो डायरेक्ट नंबर दे देंगे तो भी ऐड कर लेगा, लेकिन ये px वाला यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये विद आ गई, इमेज लगाना आ गई। अब दोनों तरीके से, एक एक्सटर्नल इमेज और एक इंटरनल इमेज डाउनलोड करके पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखनी है और आपने लगा देनी है, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा कि फ़ोल्डर में कैसे रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया, सही। अब CSS लगी हुई है आपकी, और CSS कौन सी लगी हुई है इसमें, app.css। अगर मैं इस CSS को यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये CSS मेरी ख़त्म हो गई। तो वो जो आपका लोगो रोटेट कर रहा था वो CSS से चल रहा था, ठीक है। अभी भी और CSS लगी हुई है इसमें, कहाँ लगी हुई है, index.css। index.css में आप वो CSS करोगे जो आपने अपनी पूरी वेबसाइट में कंसिस्टेंट रखनी है, मतलब कि आपका फॉन्ट फैमिली, इसके अलावा आपका जो मार्जिन पैडिंग अगर आपने रखनी है साइड पे तो वो, या फिर आपने कलर थीम जो रखनी है वो वहाँ पे रखोगे आप। तो index.css भी मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर कर दिया index.css। app.css में लिखी हुई थी, इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, और app.css अपनी दोबारा लिंक कर रहा हूँ, सही है। दोबारा लिंक कर दी। ये नॉर्मल आपकी HTML की फाइल में जैसे आप काम करते हो वैसा हो गया, ठीक है। अब इसमें काम कैसे करना है उस पर आते हैं, ठीक है। मैं जो कोड लिखा है सारा हटा रहा हूँ app.jsx के अंदर से, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब मैंने आपको एक्सटेंशन ऐड करवाई थी, कौन सी, ES7। उसका काम ये है कि अब आप यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट RFC, ठीक है। वो लिखना है आपने, नहीं याद रहता क्या बना रहे हैं, रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और एक फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं, तो RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, सजेशन नहीं आ रहा मतलब ES7 एक्सटेंशन ऐड नहीं की हुई, ठीक है। एंटर किया आपने, ये आपके पास कोड आ गया, बेसिक कोड बॉयलर प्लेट जो कहते हैं हम यहाँ पे रिएक्ट के अंदर, वो आ गई। हर किसी फाइल के अंदर आपने यही करना है। हमने कौन कौन सी फाइल बनाई थी, होम की RFC आ गया, अबाउट की RFC, नेवबार की, फुटर की, सही है। सब फाइलें बना ली हमने। अब आपके पास ये बन रहा है नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन ही है, नॉर्मल फंक्शन जो आप बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का वो फंक्शन है। इसमें और रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट में क्या फ़र्क है मैं वो बता देता हूँ आपको।
क्योंकि हम इसमें फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आप जो डेटा फैच करके लेके आओगे जेसन से, ठीक है, वो भी फंक्शन के अंदर रखोगे, फिर फंक्शन कॉल करोगे, फिर लाओगे। तो नॉर्मल फंक्शन और रियल फंक्शन कंपोनेंट में क्या फ़र्क है, ये डिफरेंस इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप फंक्शन कॉल करोगे और वो कॉल हो जाता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, तो आपकी यूआई नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाएगा कि अगर हो सकता है कि आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो, वो रिएक्ट का फंक्शन कॉल हो जाए, और जब रिएक्ट का फंक्शन कॉल हो जाए तो जावास्क्रिप्ट का कॉल हो जाए। हो सकता है सेम नाम को आपने रख दिया लॉगिन नाम रखा, और नीचे अंदर फंक्शन का जो आपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया उसका भी लॉगिन नाम रख दिया, फ़र्क आ जाएगा कॉल करते वक्त, वो आप आगे पीछे कर दोगे। क्या कह रहा था मैं कि फंक्शन कंपोनेंट में क्या फ़र्क है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन लिखा आपने, फंक्शन का नाम, सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम, और ये स्मॉल में बनता है आपके पास, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हमेशा स्मॉल से बनेगा, ठीक है। तो सम लिखा आपने, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट आपके पास कैसे बनेगा, ये फोल्डर स्ट्रक्चर नोट करिए सब आपके पास, ठीक है। रिएक्ट का फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन लिखा हमने वैसे ही, लेकिन अब जब आप फंक्शन का नाम डिफाइन कर रहे हो तो वो आप करोगे कैपिटल से, ठीक है। सम की जगह पे यहाँ पे मैं फिलहाल ऐप ही कर देता हूँ। अगर ये ऐप का फंक्शन है हमारे पास तो ऐप इस तरीके से होगा, अगर ऐप का फंक्शन रिएक्ट में बना रहा है तो ऐप इस तरीके से बनेगा, सही है। तो ये रिएक्ट का फंक्शन है और ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। इसमें आप डिसाइड करते हो आपने रिटर्न लगाना है या नहीं लगाना, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो अगर रिटर्न लगाते भी हैं तो एंड में होता है रिटर्न, सही है। जावास्क्रिप्ट करने के बाद एंड में रिटर्न होता है, और रिटर्न क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करवाते हैं उस टाइम, क्या रिटर्न करूँ, वैल्यू रिटर्न करेगा। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आपके पास वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू कौन सी होगी, जो मैंने सम बताया कि एक वेरिएबल बनाया ए, एक वेरिएबल बनाया बी, दोनों को प्लस किया और उसको वेरिएबल में सम में स्टोर कर दिया, वो सम में यहाँ पे कर दूंगा तो ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। अगर नहीं जावास्क्रिप्ट पढ़ी कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इतना नहीं है, बस ये याद रखना कि ये वैल्यू रिटर्न करता है आपके पास, ये यूआई रिटर्न नहीं करता। यूआई मतलब HTML, ये HTML नहीं रिटर्न करता आपके पास, ठीक है। ये आपके पास HTML रिटर्न करता है, तो रिटर्न का कीवर्ड आता है इसमें भी, और ये भी क्या होगा, सारी जावास्क्रिप्ट करने के बाद आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड आ गया। अगर आपने जावास्क्रिप्ट बाद में भी करनी है तब भी क्या करोगे, रिटर्न से पहले लिखोगे, जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है आपने वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ऐप फंक्शन डिक्लेयर किया, रिटर्न आया, रिटर्न के दरमियान में सारी जावास्क्रिप्ट यहीं आएगी, ठीक है। फिर बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट आपने सारी यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे क्या आएगा, आप रिटर्न करोगे HTML, ठीक है। मैंने बताया था आपके पास JSX की फाइल में आप जावास्क्रिप्ट और HTML साथ में करते हो। अब रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न आपके पास ये राउंड ब्रैकेट लगे हुए, और राउंड ब्रैकेट के बाद आपके पास होता है यहाँ पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट, मतलब बगैर नाम का एक डिव बनाते हैं, लेकिन डिव भी नहीं देते उसको आप, एक होता है डिव, आप डिव भी लगा सकते हैं, ऐसे डिव दिया आपने और यहाँ पे डिव क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके डिव है। अगर मैं इसको डिव नहीं लिखता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा खाली नाम का टैग, इसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी रिटर्न होगा आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग यानी HTML का टैग, चाहे H1 हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे डिव हो, चाहे खाली टैग हो, एक ही रिटर्न करना है, मल्टीपल नहीं करना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से मैं कोड में भी करके दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, खाली टैग मैंने रिटर्न किया, सही है, और इसके अंदर मेरे पास सब लिखा हुआ है H1, और H1 में मैंने लिख दिया हेलो, और इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कोई चीज़ नहीं डिफाइन करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और डिव बना देता हूँ और डिव के अंदर मेरे पास कुछ भी काम आ जाता है तो ये एरर दे देगा। ये कह रहा है कि आपने जो भी करना है आप एक पेरेंट कंटेनर बनाएं, उसके अंदर ही काम करें, जितना भी करना है, एक करना है, दो करना है, जितने भी एलिमेंट बनाने हैं यहाँ पे बनाया,
आप एक ख़त्म हो गया, अब उसके बाद दूसरा नहीं देना, ठीक है। इसका ये मकसद है। अब ये दिखा देता हूँ मैं आपको मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जब आपने RFC किया तो आपके पास एक डिव आया खुद ब खुद, सही है। इसमें कोई चीज़ नहीं जो आपने यहाँ पे मैंने नहीं लिखी। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अब ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या है, आप ये फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, फाइल में से कोई चीज़ एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, ताकि दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर लें और वहाँ पे इस्तेमाल कर लें। तो ये फंक्शन जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, जब कॉल करेंगे तभी ये इस्तेमाल होगा और तभी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, इसको चलाने के लिए भी इसको भी कॉल करना पड़ेगा, इसको भी आपने कॉल करना पड़ेगा, दोनों को कॉल करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया नहीं कॉल कैसे करते हैं, बता रहा हूँ। ये डिव रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 app.jsx में आ जाते हैं दोबारा, यहाँ पे डिव आ रहा है, इसके अंदर मैं लिख दिया h1 और इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो, सही है। ये हेलो आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर डिव के बाद एक और डिव बनाऊँगा तो ये मेरे को यहीं पे एरर आपको दिखा रहा है कि ये एरर आ रहा है, आप नहीं कर सकते। अगर आप इसके ऊपर आ भी जाएंगे तो ये बता देगा आपको, ठीक है। JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, एक ही पेरेंट होगा। तो आपने अगर इसको रखना है तो इसके लिए आप एक और दो अगर आपने पास करने तो इसके लिए आप क्या करें, एक और बना दें डिव, और उस डिव के अंदर या आप दोनों डिव उसके अंदर रख दें। अब क्या हो गया, एक पेरेंट डिव है उसके अंदर दो डिव हैं, ठीक है, मतलब एक डिव जाना चाहिए। अब आपको डिव में कन्फ्यूजन होगी कि यार मेरा पेरेंट डिव कौन सा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका नाम हम हटा देते हैं यहाँ से। जब नाम हटाओगे तो ओपनिंग से हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग से भी हटाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक्सटेंशन होती है, वो आपको पता है शायद कौन सी है, ऑटो जैसे ही लिखोगे अब यहाँ पे 3-4 एक्सटेंशन आएंगी जो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑटो इम्पोर्ट, ऑटो रीनेम, ऑटो क्लोज, ठीक है, तीनों ऐड कर दी हमने, सही है। और जितनी करनी एक्सटेंशन होती है काम आसान करने के लिए, तो एक्सटेंशन करनी लाजमी है, ठीक है। तो ये सारी हो जाएंगी आपके पास एक्सटेंशन। ऑटो क्लोज, ऑटो रीनेम, ऑटो इंपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से सारी हैं। सही, जब मैंने पेरेंट्स अपना ओपनिंग से हटाया तो क्लोजिंग से ऑटोमेटिकली अब हट गया, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपका काम आसान करेंगी, क्योंकि आप रिएक्ट में जब काम कर रहे होगे उस वक्त आपका इतना टाइम नहीं होगा कि 3 दिन में आप एक ओपनिंग भी ओपनिंग का भी नाम चेंज करो, क्लोजिंग का भी जाके नाम चेंज करो। तो ये वाली एक्सटेंशन आपने इस्तेमाल करनी है, साथ में फॉर्मेट करते रहना है आपको इसको, ठीक है। राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट आपको पता है, कॉन्फ़िगर करके आप इसका जावास्क्रिप्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। ये आपका एज अ बॉडी कंसिडर करोगे, लेकिन है बॉडी नहीं, ठीक है। जिस तरह आप बॉडी के अंदर सारा काम करते आ रहे, बॉडी के बाहर नहीं करते आप HTML, वैसे ही आपका ये बॉडी समझ लें कि आपका ये बॉडी है, स्टार्टिंग है और क्लोजिंग है, इसके अंदर ही काम करना है, इसके बाहर नहीं करना, सही है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि भाई एक चीज़ आपने बॉडी कंसिडर करनी होगी, लेकिन बॉडी होगी नहीं। तो इसी तरीके से ये बॉडी कंसिडर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग और ओपनिंग, इसके अंदर सारा काम आ गया आपका, ठीक है। अब जो भी मैं यहाँ पे काम करूँगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब पूरी वेबसाइट जो आपने HTML की बनानी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल HTML की वेबसाइट है, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं बनवा रहा हूँ, लेकिन आपने क्योंकि टेकविज़ होगा उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दी हुई हैं आपको कि भाई आप ChatGPT का कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इस्तेमाल करें, थोड़ा करें, लेकिन ज़्यादा नहीं करें, उतना भी ना करें, उसको ह्यूमनाइज़ करवा लें आप। ह्यूमनाइज़ कैसे करेंगे, ChatGPT अगर आपने इस्तेमाल किया है, कोई चीज़ आपको पता है एक्सट्रीम हो गई, अब आपको नहीं आ रही, वो करवा लें, उसी को कोड दें दोबारा और उसको बोलें इसको ह्यूमनाइज़ कर दो। वो क्या करेगा, जो कमेंट्स उसने डाले हैं और जो उसने वर्ड्स लिखे हैं, इस्तेमाल किए, जो हम नहीं करते, क्लासेस दिए, उसको वो नॉर्मल में कन्वर्ट कर देगा। आप उसको अपना कोड दें, उसको बताएं ये मेरा कोड है, आपने जो कोड दिया है उसको आप इस तरीके से ह्यूमनाइज़ कर दो कि मेरे दिए हुए कोड से मैच कर जाए, ठीक है।
तो मैं HTML ही करनी है आपने, और कुछ नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो HTML का एक पेज बनवा रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब ये आपको बना के दे रहा है index.html, लेकिन आपने क्या कहना है, बॉडी के अंदर जो काम है वो उठाना है, बॉडी नहीं उठाना, ठीक है ना। अब मैं क्योंकि HTML की फाइल के अंदर नहीं काम कर रहे, तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर जो मुझे इसने दिया, हेडर दिया, सेक्शन दिया और फुटर दिया, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इस डिव को हटा के यहाँ पे रख रहा हूँ। फिलहाल ऐप के अंदर हम UI डिज़ाइन नहीं करते, ठीक है। डिव आ रहे हैं, हटा देख लेते हैं। आ गया, CSS नहीं आ रही क्योंकि CSS लगा ही नहीं अभी। CSS भी ले लेते हैं, चले इससे। तो CSS भी इसने दे दी। इस CSS को क्या कर रहा हूँ मैं, उठा के फ़िलहाल फ़िलहाल app.css के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। रख दी, रीलोड किया। अच्छा, इसको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटो रीलोड होता है, इसलिए कब से आपको मैंने बोला भी नहीं कहीं रीलोड करो। अच्छा, नहीं आई CSS, क्यों? वजह इंपोर्ट नहीं किया CSS को, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे इंपोर्ट लिखा आपने, ठीक है, /, और आपने यहाँ पे, अब आपको पता है आपकी फ़ाइल का नाम क्या था, वो बता दो, app.css। आ गई वेबसाइट, आ गई आपकी। तो ये नॉर्मल वेबसाइट है, लेकिन अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले एक लाइन की थी कि app.jsx के अंदर आप UI डिज़ाइन नहीं करोगे, ठीक है। तो हम इसको उठा के ले जाएंगे किसमें, home.jsx में। तो होम के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। होम के अंदर मैंने कोड उठाया अपना, Ctrl+X किया, home.jsx में आया, यहाँ पे RFC मैंने किया हुआ था, फ्रेगमेंट मर्जी है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, पेस्ट कर दो बस। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव किया, सेव हो गया, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों? जो आपकी app.jsx थी वो हो गई खाली, ठीक है, क्लियर हो गई ना, एम्प्टी हो गई आपकी सारी। तो जब ऐप के अंदर कुछ नहीं रहा तो कुछ डिस्प्ले नहीं करवा रहा, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि अब जो आपने होम में काम किया है वो होम कंपोनेंट को अब यहाँ पे आप कॉल कर दें। फंक्शन जो आपने बनाया जिसके अंदर आपने सारी UI रखी, उसको यहाँ पे कॉल करना है। और कैसे कॉल करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ऐप लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, ऐप और पैरेंथेसिस। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इस तरीके से कॉल होता है। या फिर आप सिर्फ ऐप भी लिख दोगे तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। पैरेंथेसिस नहीं भी लगा। पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं, पैरेंथेसिस तब लगाते हैं जब आपके पास पैरामीटर आपने पास करने हो। जैसे अगर यहाँ पे A और B मेरे पास आ रहा है और A और B मैं डायरेक्ट नहीं लिखता यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि A और B मेरे पास यूज़र देगा, मैं बार बार फंक्शन अब रीयूजेबल बना रहा हूँ। मैं पहले एक ही स्टैटिक था फंक्शन, 2 + 2 4 ही देता बार बार, मुझे बार जितनी होता है इक्वल देता। अब मैं इसको रीयूजेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने A, B किया, मतलब कि जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, चेंज वैल्यूज दूंगा तो मेरे को नया रिजल्ट देगा। तो क्या किया, जब मैंने पैरामीटर्स दिए तो इसलिए मुझे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जब पैरेंथेसिस नहीं है, रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, अब जावास्क्रिप्ट आप जो भी पढ़ाते हैं, जैसे भी पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता क्या बताया उन्होंने। खैर, जो मैं बता रहा हूँ रिएक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब पैरामीटर आएंगे आपके पास तब आपने पैरेंथेसिस लगाने लाजमी हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने जब पैरामीटर डिफाइन किया तो यहाँ पे आप 2,3 करोगे या फिर आप इस तरीके से 5,4 करो, इस तरीके से फंक्शन कॉल होता है। कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है 2 तरीके, एक बगैर पैरेंथेसिस के, जब पैरामीटर नहीं होंगे, आर्गुमेंट नहीं होंगे तो ऐसे, वरना ऐसे, सही है। ये किस तरीके से कॉल होता है स्टार्ट में मैंने बताया था, और ये आपने कॉल हुआ देखा भी है, कहाँ देखा था, main.jsx के अंदर देखा था। और मैंने आपको बताया था ये एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट को कॉल करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग जब करेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन जब अभी आप जो कर रहे हो वो आप होम को कॉल करके दिखाया मिला कि इस तरीके से आपका होम कॉल होता है, होम स्लैश करके ये कॉल होता है। तो आप फंक्शन कंपोनेंट जब आप रिएक्ट का कॉल कर रहे हो तो आप इस तरीके से ऐप करके कॉल करोगे। ऐप कॉल हुआ है आपका, अभी आपने फंक्शन कंपोनेंट कौन सा बनाया, home.jsx। तो आप home.jsx को क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे कहाँ, app.jsx के अंदर। और ये भी सिर्फ अभी के लिए,
बाद में जाके यहाँ पे कुछ और काम होगा। कॉल कर दिया हमने, ऐप नहीं आएगा हमारे पास, क्या आएगा, होम। ठीक है, होम। अच्छा, जैसे ही आपने होम लिखा, अब ये एंटर नहीं किया है, साथ में आपके पास पाथ आ रहा है, डॉट पेजेस के अंदर होम है। अगर नहीं आ रहा तो मसला है फिर आपकी फ़ाइल के साथ, या तो फिर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं है, या तो फिर आपने फंक्शन कंपोनेंट सही नहीं बनाया। मतलब क्या, तो आपने फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त फ़ाइल का नाम स्मॉल रखा, जिसकी वजह से जब फंक्शन कंपोनेंट आपका बना तो फंक्शन कंपोनेंट भी आपका स्मॉल में बना, मतलब कुछ इस तरीके से। जब ये स्मॉल में बना तो ये स्मॉल में जब बनेगा तो मसला ये आएगा कि ये कॉल नहीं करेगा, ये फिर इसको समझेगा कि ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल से होता है और ये कैपिटल से होता है। तो कैपिटल होना लाजमी है। जब आप फाइल का नाम कैपिटल रखोगे तो आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली RFC जब करोगे तो कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, जब हो गया हमारा तो हम इसको कॉल कर देते हैं। अगर नहीं हो रहा है इम्पोर्ट, फिर भी अगर आपने सही किया नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करें, अपनी फ़ाइल को ओपन कर लें, डबल क्लिक करके ओपन कर लें। ये कब होता है, आपने आज टेकविज़ है स्टार्ट किया, आज काम आपने VS कोड बंद किया, कल आके काम करेंगे, दोबारा किया, इंपोर्ट करें, हो ही नहीं रहा। क्यों, अभी फ्रेश काम कर रहे हैं, VS कोड को पता है अभी अभी आपने फाइल बनाई, बंद कर दिया VS कोड, मेमोरी लॉस हो गई। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, आपने VS कोड में वो फाइल दोबारा खोलनी पड़ेगी, वो फाइल को रीड करेगा, उसको पता चल जाएगा हाँ भाई फाइल में है, तो उसको जब आप इंपोर्ट करोगे वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस बार करोगे। अब अच्छा करेंगे कैसे, फॉर सपोज अगर नहीं आ रहा आपका सजेशन, मैंने कर दिया अभी इंपोर्ट नहीं हुआ, क्या करोगे, होम के एंड में, मतलब क्लोजिंग स्लैश से पहले आपका वर्ड ख़त्म हो गया, चाहे कोई भी हो कंपोनेंट, अबाउट हो, आप यहाँ कंट्रोल और स्पेस बार दबा दें। स्पेस बार दबाएंगे, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं हम, इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस को लेगी आपके पास, यहाँ पे सजेशन आएगा, एंटर किया, इंपोर्ट हो गया आपका। सही है, ये मसला आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर कोई और ही मसला होगा। ठीक है, फिर आपको ऑटो इंपोर्ट, मतलब ऑटो इंपोर्ट नहीं होगा, फिर आपको मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट होम करके पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। कर दिया हमने। ठीक है, होम कॉल किया हमने यहाँ पे, अब होम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास। सही है, होम डिस्प्ले हो रहा है आपके पास। अगर इसी तरीके से आपके पास भी मसला आता है कि रीलोड हो ही जा रहा है, नहीं दिखा रहा, बंद करो टैब, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट टी करके ओपन कर लो, या लिंक आपको नीचे दी हुई है उसने, आपको कंट्रोल बैक टिक करें, दोबारा से ऊपर स्क्रॉल करें। अगर नहीं याद है, अभी फ़िलहाल आपको नहीं याद होगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आपको यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 टॉप पे चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक वही वाली आपकी मिल जाएगी, आप वो उठाएँ। नहीं तो आप लोकल होस्ट 3000 लिखेंगे, एक मरतबा जब ब्राउज़र में चल जाता है तो वो याद रख लेता है, खुद ही आ जाएगा आपको। ठीक है, लोकल होस्ट 305173, बस सिंपल। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, CSS लेकिन हमने कहाँ करी थी इसकी, होम डॉट CSS तो बनाई नहीं ना, app.css में करी। तो आप क्या करें इसके लिए, app.css तो उसको उठा लें। ठीक है, अगर रखना है काम यहाँ पे रख लें, सारी CSS यहाँ पे कर दें, जितने पेजेस हैं सब कर दो, यहाँ मर्जी है आपकी। लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, कट किया हमने यहाँ पे हम पेज बना रहे हैं app.css। अब फोल्डर स्ट्रक्चर आप खुद मैनेज करोगे, आपने CSS का फोल्डर बनाना है बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या करो कि आप एक फ़ोल्डर और बना दो होम के नाम से, उसके अंदर JSX की फाइल भी रख दो, उसके अंदर CSS फाइल भी रख दो। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ मैं, वही पुरानी चीज़ जो आप करते हुए आ रहे हो वो कह रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि मैंने फ़ोल्डर बनाया होम के नाम से, एंटर किया, इस फोल्डर के अंदर home.css रखी, ताकि आपको पता चल जाए, आपका सेम पाथ पे जब होगा तो आप डॉट स्लैश करके डायरेक्ट लिख भी दोगे तो मिल जाएगी आपको फाइल, वरना मसला होगा। और ये होम की फ़ाइल को उठा के आप यहाँ पे करते हैं, जैसे ही मूव करेंगे ये आपसे पूछेगा जो आपने पुराने इंपोर्ट किए थे उसको चेंजेस करनी है। ठीक है, यस किया आपने तो ये क्या करेगा, app.jsx के अंदर जहाँ पे आपने इंपोर्ट किया था ये खुद ही पेजेस के अंदर होम के अंदर ले जाएगा खुद ही इसको। ठीक है, अब ये होम के अंदर होम क्या आ रहा है, होम फोल्डर है और एक होम आपकी फ़ाइल है। ठीक है, app.css आपकी जो है app.css उसके अंदर से हमने कोड उठाया था और हम इसको रख देंगे home.css के अंदर, और home.css को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, import./home.css।
सही है। अबाउट का पेज भी बनवा लेते हैं भाई। अच्छा, अभी ये लिंक नहीं करेगा। आप जो नेटवर्क बना रहे हो, चाहे आप एंकर टैग लगाते हो, जो एंकर टैग लगाओगे भी तो भी लिंक नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। क्यों? HTML फाइल एक ही है। तो HTML फाइल जब एक ही है तो लिंक करना बनता ही नहीं। जावास्क्रिप्ट को तो लिंक करते नहीं आप। तो किससे करेंगे हम? इससे आगे जाएंगे, एक पैकेज इस्तेमाल करेंगे, react.dom। अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो react.dom इस्तेमाल करेंगे। तब तक आपका ये काम होगा कि नेक्स्ट क्लास तक आप ये करोगे कि आप रिएक्ट इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस तरीके से मल्टीपल पेजेस बनाने, मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने। जिस तरह अभी हम इस्तेमाल करेंगे कि नैपबार एक कंपोनेंट को हम मल्टीपल पेजेस में इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से नैपबार का कंपोनेंट, फुटर का कंपोनेंट एक बनेगा आपका, वो सब पे कॉल हो रहा होगा। और इसके अलावा ऐसा कंपोनेंट जिसका कोड ज़्यादा है उसको आप अलग से कॉल कर लोगे, ठीक है। और CSS करनी है आपने। CSS के भी यहाँ पे दो तीन तरीके हैं। अभी आपको मैंने वही तरीका बताया जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ईजी तरीका जो आपने करना है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, आ गया हमारे पास पेज। हम इसको उठा लेते हैं, अबाउट के पेज को। हेडर से मिल रहा है आपको, ये पूरा हमने उठाया, फुटर तक कॉपी किया और यहाँ पे आपका अबाउट आ रहा है। सेम फोल्डर बना देते हैं, यहाँ पे एक होम क्लोज कर देते हैं, अबाउट बनाते हैं। चाहो अबाउट पेज भी लिख सकते हो और देख के करना है। अभी ये कहाँ पे बन रहा है? होम के अंदर। होम के अंदर नहीं बनाना आपने, ठीक है। तो इसको आपने बनाना है पेजेस के अंदर। एक फ़ाइल बन जाएगी आपकी about.css और दूसरी जो आपने नीचे बनाई हुई उसी को यहाँ पे ले आए। मूव किया आपने, इसको आपने नॉर्मल उसमें कन्वर्ट किया, कोड पेस्ट कर दिया, सेव किया। लेकिन क्या हो रहा है? अभी भी आपके पास होम का पेज ही डिस्प्ले करवा रहा है। हमने क्या करवाना है? आप अबाउट। तो आप ये करें कि आप app.jsx में दोबारा जाएं, आप इस कंपोनेंट को कमेंट कर दें कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करके, या रखना है तो रखे रहने दें। लेकिन रखेंगे तो क्या होगा कि होम का पेज आएगा, उसके नीचे आएगा अबाउट का पेज। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको कमेंट कर दिया और अब हम यहाँ पे अबाउट को कॉल कर देंगे, अबाउट। लेकिन आ रहा है पेजेस के अंदर अबाउट है और अबाउट के अंदर एक और अबाउट का है, ठीक है। एंटर किया, सेल्फ क्लोज करना। एंटर करोगे सेल्फ क्लोज नहीं हो रहा, सेल्फ क्लोज करोगे स्लैश लगा के क्लोज हो जाएगा। आ गया अबाउट। मसला क्या आ रहा है? CSS कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही? होम तो है ही नहीं, होम तो हटा दिया ना हमने। नैपबार और फुटर की आ रही है, सेंटर वाली नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि नैपबार और फुटर का कोड सेम टू सेम था। इसने होम के लिए भी दिया मुझे, अबाउट के लिए भी दिया। और CSS क्योंकि हमारी app.css के अंदर रखी हुई है अभी भी, इसीलिए आपके पास डिस्प्ले हो रही है। तो index.css में होगी या तो CSS नहीं है फिर भी रीड ये चला रहा है, ठीक है। home.css तो हमने लिंक नहीं की ना इसके साथ। home.css लिंक नहीं की अभी हमने। home.css जब लिंक करते तब आती ना। home.css हमारे पास लिंक नहीं हुई है फ़िलहाल, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसकी अलग जो फाइल बनाई है तो उसका कोड आप वहाँ पे रखोगे, इसके लिए अबाउट वाला, ठीक है। कभी कभार चेंजेस नहीं आते, आपने इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी CSS रख लेते हैं। यहाँ पे CSS मैंने कॉपी करी इसकी और about.css के अंदर यहाँ पे रख दी हमने, ठीक है। about.jsx के अंदर इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट CSS समझ आ गई ना कैसे लिंक करते हैं? इम्पोर्ट किया आपने, डॉट स्लैश लगाया, about.css सेव हो गया, ठीक है। आ गई about.css, सही है। अबाउट का पेज आ गया, फुटर आ गया, सही आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? अब ये कर रहे हैं कि आपका जो नैपबार है और फुटर है वो आपकी अबाउट की फ़ाइल में भी अलग आ रहा है, होम की फ़ाइल में भी अलग आ रहा है। इसी तरह कॉन्टैक्ट बनाओगे तो भी अलग आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपने कंपोनेंट बनाया, आपका जो कोड है उसको उठा के वहाँ रख दो, सिंपल, ठीक है।
कोड उठा के वहाँ रख देंगे, तो ये चाहे अबाउट से उठा लो चाहे होम से उठा लो, बात एक ही है क्योंकि एक ही नैव बार है। तो मैंने यहाँ से उठाया, हेडर दिखा रहा है, बता रहा है आपको हेडर है, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और नैव बार के अंदर यहाँ पे आपने रख दिया। सही है, चला गया नैव बार। सेम फुटर से भी काम करेंगे। फुटर है, कट किया, फुटर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आके हमने रख दिया। सही है, फुटर भी चला गया। अब डिस्प्ले भी करवाना है तो क्या करेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट है वैसा ही जैसा होम का था, अबाउट का था, ठीक है, लेकिन वो पेज, क्योंकि हम पेज कह रहे थे इसे पेज बनाया हुआ था, पेज के फोल्डर में रख दिया है कंपोनेंट उसी तरीके से। अब क्या करेंगे, जिस तरह होम को कॉल किया, अबाउट को कॉल किया, इसी तरीके से इसको भी आप कॉल कर दें जहाँ पे आपने डिस्प्ले करवाना है। कहाँ करवाना है, आपने करवाना है इसको अबाउट के अंदर, अबाउट के अंदर यहाँ पे आपने टॉप पे नैव बार करवाना है और नीचे बॉटम पे फुटर करवाना है। तो ऊपर करवा देते हैं नैव बार, उसी तरीके से सेल्फ क्लोजिंग नैव बार कंपोनेंट आ गया आपका सजेशन, एंटर किया, लग गया, लग गया। अब सेम ये नैव बार कंपोनेंट होम डॉट जेएसएक्स के अंदर भी रखना है आपको। हेडर हटा दिया क्योंकि सेम हेडर है आपके पास, अब सेव करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप यहाँ पे नैव बार कंपोनेंट लगाएंगे आप, लग गया। सही है, क्लियर है। तो नैव बार कंपोनेंट आपके पास होम पे भी आ गया, अबाउट पे भी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से फुटर कंपोनेंट भी यहाँ से हटाएंगे हम, यहाँ पे फुटर कंपोनेंट कॉल कर देंगे और यहाँ पे आ गया फुटर कंपोनेंट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी नीचे आके फुटर कंपोनेंट आ गया फुटर। अब दोनों पे कैसे आएगा आप चेक कर लो, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाओ, होम को अनकमेंट कर दो, चेक कर लो कि होम आ रहा है, इसके अंदर भी ये आ रहा है, फुटर आ रहा है इसका, और अबाउट आ रहा है इसका भी, अपना फुटर आ रहा है और अपना आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आप इस तरीके से इसको पेजेस को ऐसे ही कॉल करके चेक करोगे। एक को कमेंट कर दिया, दूसरे को कॉल किया, उसको कमेंट किया, तीसरे को कॉल किया, इस तरीके से आपने मल्टीपल 5 पेजेस नॉर्मल बेसिक से खुद से बनाने हैं और सीएसएस लगा के उसकी टेस्ट करनी है ताकि आपको नेक्स्ट क्लास तक क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस का टाइम तो नहीं दिया है। एक चीज़ और क्या कि आपने यहाँ पे जाना है और फाइल के अंदर जाके आपने इसको ऑटो सेव पे रखना है इसको, ठीक है, ऑटो सेव पे रखना है इसको। ऑटो सेव से क्या होगा, बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको बड़ा मसला होगा, इसमें सेव नहीं होता है। तो ऑटो सेव पे करोगे तो बार बार खुद ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, रिफ्रेश होता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि लाइव सर्वर तो चल नहीं रहा। सही है, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आपने सीएसएस देख ली। अगर तो ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है तो दोबारा कैसे स्टार्ट करना है, या आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो कंट्रोल सी करें। यहाँ पे मसला आ रहा है, री रेंडर कर रहे हैं, नहीं हो रहा, जो आपने चेंजेस कहीं नहीं दिखा रहा, तो आप बंद करें इसको, दोबारा से npm रन और डेफ चला लें, दोबारा चल जाएगा, वो वाला लिंक आ गया। अगर लिंक हो भी जाता है आपसे, दोबारा बंद करें, दोबारा चलें, लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। रिएक्ट का कंपोनेंट्स हमने देख लिए। सीएसएस मैंने आपको बता दी कि सीएसएस कैसे स्टाइल करते हैं। साथ ही साथ आपने फंक्शन कंपोनेंट देख लिए कि आपने अलग अलग फाइल कैसे बनानी है और सीएसएस की फ़ाइल अलग बनानी है, इंपोर्ट कैसे करना है उसको, वो भी देख लिया आपने। पैकेज सबसे पहले हमने देखा कि Node.js इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है, लिख भी दिया है मैंने यहाँ पे कि Node.js सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है, फिर आपने एक वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाना है, जो भी आपका फ़ोल्डर होगा, फिर आपने एक फ़ोल्डर उस फोल्डर को ओपन करना है, उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और फिर आपने npm create with @latest स्पेस डॉट की कमांड चलानी है, ठीक है। जब ये चल जाएगी फिर आपने जो है रिएक्ट सेलेक्ट करना है, रिएक्ट के बाद जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। आपका टर्मिनल में 2 कमांड आ जाएगी कि npm run dev और npm आएगी। आपने सबसे पहले VS कोड ओपन करना है, स्पेस डॉट कोड स्पेस डॉट करके, फिर ओपन करना है टर्मिनल कंट्रोल प्लस बैकटिक, ये कीबोर्ड का ही जो है आइकन आपका, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर npm i चलाना है, जिससे आपके पास सारे नोड मॉड्यूल यानी पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपने npm run dev, जिससे स्टार्ट होगी आपकी, स्टार्ट हो गई आपके पास। फिर आपने 2 फोल्डर बनाने हैं SRC के अंदर, एक पेजेस का, एक कंपोनेंट्स का। आपने जो पेजेस बनाने हैं वो home.jsx, about.jsx कुछ इस तरीके से होंगे। आपने जो कंपोनेंट्स बनाने हैं वो navbar कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, वो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। फिर आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है ES7 की, और बाकी आपने HTML करनी है, सारी HTML CSS करनी है आपने अपनी फाइल्स के अंदर, ठीक है। और उसको फिर आपने कॉल करना है, कॉल
सही है, ये भी लिख दिया कैसे कॉल करना है मैंने। और इस तरीके से आपके पास कि आपने जो कंपोनेंट कॉल करने, सही है। तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी। ये सारा आपका काम है जो आज हमने डिस्कस किया है। इसके बाद फिर हम अगली क्लास में जब ये हो जाएगा, आप 5 पेजेस बना लोगे, तो हम फिर करेंगे लिंक, मतलब कि जो आपका एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरीके से जाना है वो हम करेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जेसन से वो बाकी चीज़ें जो होंगी हमारे पास, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैं भिजवा देता हूँ सर, चलो ठीक है।